नमस्कार, जय हिंद साथियों। विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज जो प्रश्न आपके PYQ विज्ञान साइंस के हैं, खासकर आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला यूपी टेट जूनियर का जो है एग्ज़ाम, उसके लिए हम ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहें और लर्निंग विल आपका हमेशा स्वागत करेगा। और साथ ही यहाँ पर सारे विषय बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित ढंग से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कराए जाते हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ अच्छे से समझोगे। तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मैथ बोर्ड क्लास स्टार्ट होती है। क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोला है इसने क्वेश्चन में कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो किस यौगिक से बाहर आती है, कहने का मीन्स। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण को ग्रहण करते हैं और साथ ही वायुमंडल से श्वसन क्रिया के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगा प्रकाश संश्लेषण का, उसको थोड़ा समझते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा रिएक्शन समझ में आएगा। 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए दो महत्वपूर्ण यौगिक चाहिए, एक तो जल चाहिए और हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें सबसे महत्वपूर्ण यौगिक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं, आपको पता होगा, और इनसे रिएक्शन कैसे होता है वो आप समझिए अच्छे से। यहाँ पर आपका क्या उपस्थित होना चाहिए, तो सनलाइट उपस्थित होनी, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। और पत्तियों में क्या होना चाहिए, तो आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पत्तियों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो क्लोरोफिल पिगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होता है जिसके कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिना सूर्य की उपस्थिति में नहीं हो सकती है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर हमने लिया है और साथ में पत्तियों में क्या मौजूद है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट या मतलब वर्णक, क्लोरोफिल। देखिए, इसके बाद क्या बनेगा, तो पौधे आपको पता है कि ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो प्रकृति में पौधे सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये एक क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो आपको याद रखना है C6H12O6। ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यानी ये पौधे बनाएंगे भोजन के रूप में और कहाँ संचित करेंगे, अपनी पत्तियों और पौधे के सभी भागों तक ये पहुंचा देंगे। और साथ में क्या रिलीज होगी, तो C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होगी। और यहाँ पर 6 अणु किसके निर्मित होंगे, जल के भी 6 अणु यहाँ पर निर्मित होंगे। और साथ में क्या उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, ये पूरा मतलब प्रकाश संश्लेषण के विषय में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 6 अणु और 12 अणु किसके, जल के क्रिया करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल पिगमेंट पत्तियों में मौजूद होता है, तो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज या ग्लूकोज कह सकते हैं। और 6 अणु किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पादक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ये 12 जल अणु आपका प्रयोग हुआ है, इसी से ये 6 अणु क्या उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, जल। ठीक, तो बात समझ में आई कि जल से क्या उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण के बाद हमें ऑक्सीजन जो वायुमंडल में पहुंचती है वो जल के द्वारा उत्पन्न होती है। और ये क्रिया तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य विटामिन भी है। मतलब इसमें कौन सा विटामिन है ये आपको पहचानना है। देखिए, मैलिक एसिड आप जानते हो, ये एक प्रकार का अम्ल है और ये सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। याद रखना है इसको, मैलिक एसिड को। स्कार्बिक एसिड की अगर बात करें तो स्कार्बिक एसिड हमारा क्या है, विटामिन सी है। क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल। यहाँ पर आंसर अगर बात करेंगे तो एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे दिए। पायरविक अम्ल क्या होता है, पायरविक अम्ल आप जानते हो, जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक काम करता है तो उसकी मांसपेशियों में पायरविक अम्ल कह सकते हैं
कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड के रूप में, तो ये पायरुविक अम्ल जमा हो जाता है। तो पायरुविक अम्ल भी आपके शरीर में निर्मित होता है। फार्मिक अम्ल की अगर बात करें तो आपको याद रखना है, ये चींटियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। चींटियां जब काटती हैं तो जो जलन होती है वो किसके माध्यम से होती है? चींटा हो गया, चींटी हो गई, ठीक, कोई मतलब कह सकते हैं ततैया काटे, ठीक, इनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें मूलतः फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र आपको पता होगा, HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH। ये एक प्रकार का अम्ल है जो चींटियों के काटने पर जलन पैदा करता है त्वचा में। तो यहाँ पर हमारा क्या था? निम्नलिखित में कौन सा अन्य विटामिन? तो आपका आंसर यहाँ पर हमने क्या बताया? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी आप जानते हो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उन सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, खट्टे फलों में हमारा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना आंवले में। किस में पाई जाती है? आंवले में। वैसे अगर बात करें तो वैसे तो आपका जितने भी खट्टे फल, जैसे हमने आप खट्टे फलों की बात की तो आप जानते हो कि सारे खट्टे फल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, चकोतरा हो गया, आपका इमली हो गई, ये सारे खट्टे हैं। तो जितने आम भी जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, तो उसमें किसकी मात्रा होती है? तो विटामिन सी की। लेकिन प्रचुर मात्रा में विटामिन सी कहाँ मौजूद है? तो आंवले में। किसमें मौजूद है? आंवले में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन सी किसमें घुलनशील है? ये भी प्रश्न याद रखिए। तो ये जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील दो विटामिन आपको याद रखना है। जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है? ये भी प्रश्न एग्जाम कई बार पूछता है। घुलनशील विटामिन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन आपका बी और सी। ये कैसी विटामिन है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADE के। तो याद रखना है वसा, फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? तो आपको याद रखना है ADE के। ये आपके विटामिन हैं, ये किसमें घुलनशील हैं? तो आपको वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर आंसर आपको पता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। अब देखिए आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो ऊर्जा का स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। और हम लोग जो भी खाते हैं, हम लोग विषमपोषी हैं, जो भी खाते हैं वो किस रूप में होता है? या तो वो ग्लूकोज के रूप में होता है या फ्रक्टोज के रूप में होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों शर्कराएं कहाँ मौजूद हैं? तो आपको पता है चीनी में। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपका कहाँ मौजूद होता है? तो चीनी में मौजूद होता है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है, फल मीठे होते हैं तो फ्रक्टोज। तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो फलों में पाई जाने वाली आपकी शर्करा है, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। आपने सुना होगा लैक्टोज, सुना होगा। लैक्टोज किसमें शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज आपकी शर्करा पाई जाती है दूध में। किसमें? दूध में पाई जाती है, याद रखना। ठीक, ये आप दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा होती है। और वैसे दूध में और क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ये कौन सी दो शर्कराएं, ये किस में पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है ये दोनों शर्कराएं हमारी दूध में पाई जाती हैं। आपने वैसे सुना होगा सेलुलोज को, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हमारी लकड़ी में। सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो लकड़ी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लकड़ी में, याद रखना। तो कई सारी शर्कराएं हैं, ये क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मेजरली प्राप्त होता है? तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है किसी भी जीव के लिए। देखिए विटामिन आपने पढ़े होंगे, विटामिन कई सारे पढ़े, विटामिन A, B, C, D, E के, ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। आप जानते हो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए कई बार पूछा जाता है। विटामिन जो ए आपका है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं? तो इसे रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। आप जानते हो ये रेटिनॉल जो है, ये जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी, या जीरो फ्लैथमिया इसे बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। विटामिन आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी। और विटामिन डी अगर बात करें तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं रासायनिक रूप से? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, याद रखना। विटामिन डी को ही क्या कहा जाता है? सनसाइन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनसाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक, और आपको पता है कि सूर्य की वैसे विटामिन डी मौजूद कहाँ कहाँ है? तो आपको पता है मिल्क में ही मौजूद होता है।
और सूर्य की रोशनी में, यानी सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के साथ अगर सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? सूर्य की प्रकाश बोल दो। इसमें कौन सी विटामिन है? तो दूध, अंडा, अंडे, एग में भी क्या मौजूद होता है? विटामिन डी मौजूद होता है। ठीक, तो कई सारे स्रोत हैं जहाँ से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी आपने पढ़ा होगा। विटामिन बी की अगर बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी12 आपकी मेजरली क्या है? विटामिन बी है। ज़्यादातर ये क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होगी? तो विटामिन बी प्राप्त होगी। आपने विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी रोग। आपने पढ़ा होगा विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? थियामीन। क्या बोलते हैं? थाइमीन बोलते हैं। थाइमीन विटामिन किसी रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी1 का? तो यहाँ पर बी1 का नाम आपका थाइमीन है। ठीक, आपको पता होगा कि अगर हम चावल को अगर बार बार, मतलब अगर चावल का जो ऊपरी सरफेस या ऊपरी परत है अगर हट जाती है, और मेजरली क्या होता है कि लोग चावल पर लेप करते हैं, तो जो बाहर का मार्केट का चावल होता है उसमें आपका एक लेप रेड कलर का लगा होता है, तो वो विटामिन अगर वो रेड कलर का लगता है तो बी1 की कमी हो जाती है। बी1 वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। बी2 की अगर बात कर लें, आपको पता होना बी2 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। याद रखना, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी2 है आपका। ऐसे बी5 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। बी5 का नाम, रासायनिक नाम क्या है? आपको याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पायरिडॉक्सिन बी5 को बोलते हैं। नहीं, पेंटोथेनिक। बी सिक्स को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और इसे बोलते हैं क्या? पेंटोथेनिक। बी5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक। याद रखना, पेंटोथेनिक। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है। और आप जानते हो विटामिन बी12 आपका, विटामिन बी12 क्या है? तो विटामिन बी12 हमारा क्या है? तो याद रखो, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन। क्या नाम बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। कोबालामिन याद रखना है आपको, साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन बी12 को कहा जाता है। तो विटामिन कई सारी हैं, कभी कभी इस पर बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। और विटामिन ई आप जानते होंगे, इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन जो ई है आपका, इसे क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ठीक, अब ब्यूटी विटामिन आपका कहाँ से प्राप्त होता है? जौ है, मतलब गेहूं का जो चोखर होता है, ऊपरी परत होती है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। अब बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है परसाइनस एनीमिया रोग। कौन सा रोग? परसाइनस एनीमिया रोग होता है। ठीक, कभी डिटेल में विटामिन को ये चर्चा करेंगे अलग से स्पेशली, तो कई सारे विटामिन कवर कर लेंगे। वहाँ पर प्रोटीन देखिए, एंजाइम मोस्टली बने होते हैं किसके? प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? तो हमेशा एंजाइम का निर्माण होता है। आपने कई सारे प्रोटीन पाचक एंजाइम के नाम सुने होंगे। कौन कौन से? आपने प्रोटीन पाचक एंजाइम आपने सुना होगा, पेप्सिन। पेप्सिन कैसा एंजाइम है? पेप्सिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम। इरेप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, पेप्सिन, इरेप्सिन। ट्रिप्सिन आपने सुना होगा, ये क्या है? ट्रिप्सिन। ये भी हमारा क्या है? ये हमारे प्रोटीन पाचक एंजाइम है। रेनिन, दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। कौन सा एंजाइम? छोटे बच्चों में कौन सा एंजाइम ज़्यादा पाया जाता है? तो रेनिन। जबकि बड़े लोगों में रेनिन एंजाइम कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी है। तो कुल मिलाकर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सभी किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम का। तो एंजाइम मोस्टली बने होते हैं किसके? प्रोटीन के। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें कहाँ पाई जाती हैं? किस अंग में पाई जाती हैं? ठीक, तो आपसे प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, यकृत आप जानते हो, यकृत हमारा कैसा अंग है? तो ये बहुत स्पेशल अंग है। यहाँ पर अमोनिया से यूरिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया से यूरिया बनता है। किसमें? तो ये बनता है हमारा लीवर के द्वारा। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि लीवर में कई सारे वर्क करता है, और सबसे हानिकारक पदार्थ आपका अमोनिया है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपका यकृत बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज जो होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मानव के शरीर में ब्लड में घुला हुआ, वो किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। कहाँ? लीवर में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसका यह है कि ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है। किस रूप में?
ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखना ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, ये ग्लूकोज से बना हुआ, किससे बनता है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज याद रखना, ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और संचित कहाँ हो जाता है, तो लीवर में। लीवर का एक और काम आपको याद होगा, यहाँ से एक रस स्रावित होता है जिससे बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइल जूस। देखिए यकृत कैसा अंग है, तो ये भोजन में सहायता करता है पचाने में, बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। और आपको याद रखना है, तो बाइल जूस हमारा निर्मित कहाँ होता है, यकृत में, लेकिन संचित कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। अगर बात करें गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर आपका पित्ताशय जिसे बोलते हैं, तो गाल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, तो याद रखना है ये हमारा, यानी कौन सा, पित्त रस। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पित्त रस। क्या, पित्त रस। तो पित्त रस का सिक्रेशन कहाँ होता है, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो संचित हमारा गाल ब्लैडर में होता है। हृदय की बात करें, आप जानते हो मानव में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और हार्ट की अगर बात करें, तो हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट करता है। हार्ट बीट करता है कितने बार, 72 टाइम। अगर हार्ट की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, आपका पेस मेकर लगाया जाता है हार्ट में ना, जो हृदय कहने का मतलब जो उसमें इम्पल्सेस पाए जाते हैं, तो पेस मेकर उसको रेगुलेट करता है। तो हृदय कैसा अंग है, मस्कुलोक्यूटेनियस ऑर्गन है, और इसका वजन लगभग 300 से 400 ग्राम होता है। ये लगभग रेडिश पिंक कलर का होता है। और आपको पता है हृदय आपके शरीर में दोनों फेफड़ों के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, क्योंकि आपका जो चेस्ट है उसके नीचे आपकी पसलियाँ हैं, और पसलियों के नीचे आपके क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। उन दोनों फेफड़ों के मध्य में थोड़ा लेफ्ट की ओर क्या स्थित है, आपका हृदय स्थित है। और आपने सुना होगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है, 120/80। आपने ये चीज़ बड़ी अच्छे से देखी होगी। और बीपी, जब भी बीपी मशीन में नापते हैं तो ये नापते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे माना जाता है। तो बीपी हाई लो, बीपी जैसे सामान हमारा है ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। अमाशय आप जानते हो, अमाशय आपका पेट है मनुष्य का, और पेट में कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आपको याद होगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, जठर रस। क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में कहा जाता है जठर रस। तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से। कहाँ से, जठर ग्रंथियों से। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पेट में जो जूस स्रावित होता है, उस जूस में क्या होता है आपको याद रखना है, उसमें HCl होता है, रेनिन होता है आपका, और इसमें क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन आपकी पचाने वाला एंजाइम हो गया। ठीक, ये सारे एंजाइम्स हैं। ठीक, इस तरह से याद रखना है। ट्रिप्सिन हो गया आपका, ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। ठीक, अब देखो लैंगरेंस की दीपिकाओं की अगर बात करें, तो ये हमारा ऑर्गन क्या है, पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। याद रखना, क्योंकि यहाँ से कई सारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनेंगे। कैसी ग्लैंड है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड, मिश्रित ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है, मिश्रित ग्रंथ। और इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। ये हमारे शरीर की कैसी ग्रंथ है, जिसमें एंजाइम भी स्रावित होते हैं और साथ में हार्मोन भी स्रावित होते हैं। तो हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथ है, तो ये आपकी अग्नाशय है। और अग्नाशय की जो पूंछ होती है, टेल रीजन होता है, उसमें बीटा सेल, कौन सी सेल, बीटा सेल से आपका कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होगा, मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। याद रखना, डायबिटीज। ठीक, तो डायबिटीज कब होता है, जब हमारी अग्नाशय की बीटा सेल से किसका सिक्रेशन कम होता है, इंसुलिन हार्मोन का। जब कम सिक्रेशन होता है तो हमें कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, जिसमें हम लोग बोलते हैं शुगर, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि आपके ब्लड में क्या बढ़ गई, शुगर की मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड में क्या शुगर को कंट्रोल करता है। जब कम स्रावित होता है तो कंट्रोल करने की मतलब अनकंट्रोल हो जाती है, बढ़ जाती है ब्लड में शुगर। तो आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ लैंगरहेंस की दीपिकाओं की अगर बात करें, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से रोकता है। ठीक, देखिए
आपको पता होगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप की खोज अगर बात करें, ये किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। स्टीनर, ये ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर एवं वीनर। ठीक, तो आपको याद रखना है कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त वर्ग की खोज। अब आपको कई सारी बातें पता होगा। रक्त हमारा कौन से ऊतक का बना होता है? तो ब्लड हमारा बना होता है तरल संयोजी ऊतक का। किसका? तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ। तरल संयोजी ऊतक का। तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है क्या? तो रक्त बना होता है तरल संयोजी ऊतक का बना। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू याद रखना है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का क्या बना होता है? तो ये हमारा बना होता है ब्लड। ठीक, ब्लड में दो चीजें महत्वपूर्ण है, आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा। आपने देखा पीले रंग की क्या होती है? रक्त में प्लाज्मा होती है, जो सीरम और प्लाज्मा कह सकते हैं। और यहाँ पर ब्लड सेल्स क्या पाई जाती हैं? ब्लड सेल्स। तो रक्त में दो चीजें महत्वपूर्ण है, 40 से 45% क्या पाई जाती हैं? रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और प्लाज्मा पाई जाती है 55 से 60%। कितना? 55 से 60%। प्लाज्मा में अगर बात करें तो प्लाज्मा में ही जल की मात्रा 90 से 92% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा में क्या घुला होता है? जल। याद रखना, जल कितने परसेंट पाया जाता है? और 8 से 10% पाए जाते हैं कार्बनिक और कार्बनिक तत्व, जिसमें कई सारी प्रोटीन्स हमारी ब्लड में पाई जाती है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। और आपकी क्या बोलते हैं, और भी कई सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, इसमें ब्लड में पाई जाती हैं। तो 8 से 10% वाले भाग में होती है। रक्त कोशिकाएं आप जानते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी जानते हो लाल रक्त कणिका होती है। डब्ल्यूबीसी जानते हो व्हाइट श्वेत रुधिर कणिका होती है। प्लेटलेट आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो कभी इनके ब्लड पर कभी सेपरेट बात करेंगे, आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या, देखिए हीमोग्लोबिन आपको पता हो मानव शरीर में क्या पाया जाता है? अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एचबी से। देखिए अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी एचबी से, तो बनेगा क्या हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको याद रखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है हमारा, ये जो हीमोग्लोबिन है यही हमारा कहाँ पाया जाता है? यही आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी कोशिकाएं लोडेड विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से लोडेड होती हैं। और जो हम ऑक्सीजन फेफड़ों में लेते हैं वो हमारे रक्त के द्वारा, रक्त में घुलकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो उसमें हीमोग्लोबिन जो वर्णक है उसका बहुत महत्वपूर्ण। इसी के कारण रक्त कैसा होता है? लाल रंग का। कैसा होता है? रक्त हमारा लाल रंग का क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। जैसे पत्तियों का रंग हरा क्यों है? तो क्लोरोफिल के कारण। तो वैसे ही हीमोग्लोबिन होता है। तो एचबी, एक सामान्य मनुष्य में एचबी कितना होना चाहिए? तो 13 से 14 ग्राम। 13 से 14 ग्राम। और ये किस में होना चाहिए? 100 ml रक्त में। देखिए 13 से 14 ग्राम सभी व्यक्तियों में लगभग रक्त की मात्रा होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की। कितना एचबी होना चाहिए? तो 13 से 14 ग्राम 100 ml में। 13 से 14 बोल सकते हैं, वैसे एकदम रीडिंग एग्जैक्ट है। अगर देखा जाए तो 13 से कितना हो सकता है? 13 से 16 ग्राम भी चलेगा, ये एवरेज है। ठीक, और ये एग्जैक्टली मेल में, फीमेल में कुछ कम होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक, इस तरह से आंकड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था रक्त के घटक जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं था। तो हिपेरिन आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए लीवर में हिपेरिन का निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, जो कहाँ बनती है? आपको याद रखना है, ये हमारी बनती है कहाँ? लीवर के अंदर। और ये रक्त में हमारे क्या नहीं जमने देती है? रक्त का थक्का। ब्लड क्लॉटिंग यानी धमनियों या सिराओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हिपेरिन प्रोटीन की। किसकी? हिपेरिन प्रोटीन की। तो बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा हिपेरिन प्रोटीन। क्या हो जाएगा? हिपेरिन प्रोटीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? देखिए आप एग्रीकल्चर जानते हैं, कृषि जो हम लोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो कृषि करने को हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर कह सकते हैं। पिसीकल्चर की बात करें तो ये मछली पालन है हमारा। क्या है? मछली पालन। बहुत सारे लोग मछली पालते हैं भारत में, और ये हमारा किसके अंतर्गत है? तो ये हमारा पिसीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक, दुनिया में लगभग 27,000 जातियां लगभग मछलियों की हैं पूरी। तो एक बहुत बड़ी संख्या मछलियों की, जिसे हम लोग मछली पालन कहते हैं,
पिसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर आपने सुना होगा, ये होता है रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। आपने सहतूत का पौधा देखा होगा, सहतूत की पत्तियों पर लगे होते हैं क्या? रेशम के कीट। और वो क्या बनाते हैं? तो आपको पता है वो कीट के लार्वा वगैरह बनाते हैं, यानी पत्तियां, रेशम जो कीट है वो पत्तियों पर अपने अंडे देता है और वही लार्वा में चेंज होते हैं, बाद में प्यूपा और जो अवस्थाएं होती हैं उनसे गुजरता है। तो इन्हीं मतलब जो लार्वा अवस्था है, कैटरपिलर लार्वा, लार्वा जो कह सकते हैं, आपका रेशम कीट का होता है। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि उसी लार्वा अवस्था को गर्म कर लिया जाता है, जिससे पतले पतले धागे निकलते हैं, सिल्क जिसे बोलते हैं आमतौर, सिल्क बॉर्म। क्या बोलते हैं? रेशम कीट को क्या कहा जाता है? सिल्क बॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क बॉर्म। सिल्क बॉर्म। अब आपको ये याद रखना है सिल्क बॉर्म हमारा किस के अंतर्गत पाला जाता है? रेशम कीट तो जानते हो, सहतूत की पत्तियों पर। सहतूत की पत्तियों पर क्या पालते हैं हम लोग? क्या पालते हैं? तो याद रखिए, पत्तियों पर हम लोग पालते हैं कीट। एपीकल्चर आपने सुना होगा, ठीक। एपीकल्चर के अंतर्गत मतलब हनी बी, यानी मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन, हनी बी। हनी बी हमारा किसके अंतर्गत है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। पूछा गया था रेशम कीट पालन कहाँ क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। बड़ा ही अच्छा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समझजीवधारी कहलाते हैं। देखिए हम लोग कैसे प्राणी है? बहुकोष के, मल्टी सेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। हम लोग जो जीव हैं वो हजारों लाखों अरबों कोशिकाओं के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक हमारे क्या है? बैक्टीरिया हैं। आप जानते हो बैक्टीरिया आ जाता है प्रोकैरियोटिक में। जीवाणु जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा एक जीव, माइकोप्लाज्मा भी क्या है? प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक जीव है। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा क्या है? ये नील हरी शैवाल होती है। तो मेजरली तीन जीव आप देखिए, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन नील हरी शैवाल, एनाविना नास्टाक। ये ब्लू ग्रीन एल्गी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी शैवाल है, तो याद रखिए एनाविना, और एक नाम याद रखिए नॉस्टॉक। क्या? नॉस्टॉक। ये कैसी हमारी, ये दो शैवाल हैं, दोनों कैसी है? नीले रंग की होती है, नील हरी शैवाल इन्हें कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा हमारा प्रोकैरियोटिक जीव है। आपका बैक्टीरिया भी कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। मल्टी सेलुलर में दुनिया के जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाते हैं जिनका शरीर काफी बड़ा है। एक कोश के मतलब आप जानते हो, आप एक कोश के जीव की बात करें तो अमीबा हमने नाम सुना होगा। अमीबा हमारा कैसा जीव है? तो एक कोश की है। अमीबा हमारा कैसा है? एक कोश के जीव है। आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम का, पैरामीशियम भी एक कोश की है, ठीक। पैरामीशियम हमारा कैसा? एक कोश की है। यूग्लिना का नाम सुना होगा, यूग्लिना भी हमारा कैसा? एक कोश के जीव है, ठीक। यहाँ पर जो आंसर की बात करी जाए तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश के जीव और साथ में यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक। ये हमारे क्या कहलाएंगे? तो ये हमारे कहलाएंगे प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत ये हमारे जीव आएंगे। तो आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण में संबंध रखता है? अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बीजों का अंकुरण जो होता है उसमें किस क्लोरोफिल आप जानते हो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक। जेंथोफिल ये कई सारे जैसे गाजर है या अन्य किसी पेड़ पौधों के जेंथोफिल वर्णक शैवालों में मोस्टली पाया जाता है। किसमें? शैवालों में। क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायता करता है? तो बीजों के अंकुरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें फाइटोक्रोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न दिया है, बीजों का, हाँ बीजों का जरायुज बीबीपीएरएस अंकुरण क्या कहलाता है? देखिए आलू, गन्ने में, आम में, राइजोफोरा में। आप जानते हो गन्ना हमारा क्या है? C4 प्लांट है। कैसा है? C4 प्लांट है, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें बाइबीपेरस क्या होता है? बाइबीपेरस आपको यार बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बाइबीपेरस। देखिए कुछ ऐसे जीव जो मतलब कह सकते हैं बाइबीपेरस मतलब बच्चे देने वाले जीवों को हम बाइबीपेरस बोलते हैं, ठीक। लेकिन बीजों का जरायुज क्या होता है? देखिए आपको याद रखना है राइजोफोरा। कौन सा पौधा? राइजोफोरा याद रखना है। और राइजोफोरा का पौधा एक तरह की कैसी वनस्पति है? ये मैनग्रूव वनस्पति है। कैसी है? मैनग्रूव वनस्पति, आपको याद रखना है मैनग्रूव वनस्पति है, ठीक। ये हमारे हेलोफाइट प्लांट भी कहलाते हैं। और ये वनस्पति आपके सुंदरवन कह सकते हैं। सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन का डेल्टा।
यहाँ पर ये वनस्पति मोस्टली देखी जाती है, और कहाँ पर, समुद्र के तटों पर। ये कहाँ वनस्पति मिलेगी, तो समुद्र के तटों पर मिलेगी राइजोफोरा, समुद्र के तटों पर, याद रखिए। ठीक, अब यहाँ पर जो राइजोफोरा के प्लांट होते हैं उन पर जो फल लगे होते हैं, तो फलों में क्या हो जाता है, बीजों का अंकुरण हो जाता है। यही हमारी कंडीशन बीजों का अंकुरण कहलाती है। और ये मोस्टली प्लांट हमारा राइजोफोरा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, राइजोफोरा। ये एक प्रकार की कैसी वनस्पति है, तो हेलोफाइट, हेलोफाइट प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हेलोफाइट प्लांट। ऐसे पौधे जो दलदली भूमि में उगते हैं, कहाँ उगते हैं ये पौधे, कहाँ उगते हैं मोस्टली, तो दलदली भूमि में। कहाँ, दलदली भूमि में। आपको याद रखना है दलदली भूमि में उगने वाले पौधे हैं। कौन से, आपके राइजोफोरा के प्लांट दलदली भूमि में उगने वाले पौधे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या मात्रा पाई जाती है, तो समुद्र के आने जो सैलाइन वाटर होता है, मोस्टली आपका नमकीन या खारा पानी, इसी खारे पानी में वनस्पति उत्पन्न होती है। और ये मोस्टली वनस्पति आपके पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और गुजरात का कच्छ का जो तट है वहाँ भी ये वनस्पति देखने को मिलती है। तो बीजों का जरायुज जो अंकुरण होता है, इसमें राइजोफोरा के प्लांट में फल लगाते हैं, और फल क्या होता है, फल में क्या, बीज जर्मिनेट कर जाते हैं, अंकुरण हो जाता है, नहीं फल लगे लगे उसमें बीजों का अंकुरण होता है, और वही फल सीधे जमीन या दलदली भूमि में गिर जाते हैं। तो उनमें पौधा पहले से अंकुरित होता है और सीधा पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन किसमें देखने मिलती है, राइजोफोरा प्लांट में। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा राइजोफोरा हो जाएगा। बीजों का जरायुज अंकुरण कहाँ देखने को मिलता है, तो राइजोफोरा। एक और पौधा एविसीनिया, इसका उदाहरण और याद रखिए, एविसीनिया। ये भी कैसा प्लांट है, तो हेलोफाइट प्लांट है। ये भी मैनग्रोव वनस्पति का एक प्रकार है, एविसीनिया। तो दोनों पौधों के नाम याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में टर्न करता है, आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ तक आप, हाँ, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है। देखिए, उपकला कहते हैं, या उपास्त कहते हैं, या स्नायु बोलते हैं, या बसा में। ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको हम बता दें नेक्स्ट नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा कार्टिलेज। क्या होगा, कार्टिलेज। और कार्टिलेज की हिंदी क्या है, उपास्थि। ठीक, तो कार्टिलेज का काम होता है बोन टू बोन, यानी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, ये हमारा कार्टिलेज का होता है। ठीक, बोन टू बोन जो जुड़े होते हैं, एक बोन दूसरी बोन से अगर मसल्स के द्वारा थ्रू जुड़ी है, तो उसके बीच में क्या होगी, उपास्थि होगी। और इसमें याद रखना एक और, टेंडन, टेंडम जो होता है ये क्या है, ये बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है, वो बोन टू मसल्स, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। बोन टू बोन अगर कनेक्टिविटी की बात करें, तो कार्टिलेज यहाँ पर होगा आंसर। तो यही आपके दिए हुए हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। ठीक, तो यहाँ तक सारे प्रश्न थे दोस्तों। और आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है या विज्ञान की क्लास है, उसमें आपकी जो महत्वपूर्ण सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, उसी को क्रमबद्ध तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।